तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जितने भी आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के 2019 में मैथ्स के सवाल आए थे और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी एग्जाम में आपके जो भी रीजनिंग के सवाल आए हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सवालों को सॉल्व करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इन सवालों को ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे जैसे कि आपको पता चले कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ वगैरह। मतलब सर, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी साथ बाय साथ आपको पढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको इनइक्वालिटीज क्या है, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर वो नहीं पता फिर भी हम आपको समझाएंगे। सिलोइज्म के बारे में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि सिलोइज्म होता क्या है, तो हम बेसिक से बताएंगे कि क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या तरीके के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं सवाल। साथ ही साथ अगर पजल के बारे में आपका कुछ भी आइडिया नहीं है तो ऐसे भी आपको बच्चों की तरह बताएंगे कि पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है बेसिक लेवल से। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रह चुका है जो कि एक पजल है। इस पर सवाल को सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि आपको ये सारे के सारे सवालों का पीडीएफ हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप वहां से डाउनलोड करके उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए और कैरियर डिफाइनर सर्च करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल बोल रहा है कि 10 people are sitting opposite to each other in two parallel rows, not necessarily in the same order। मतलब 10 लोग आपके दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। तो एक पैरेलल रो में कितने लोग बैठेंगे? 5। दूसरे में कितने बैठेंगे? 5। यहां तक क्लियर है? अब वो बोल रहा है कौन कौन है वो 10 लोग। एम एन ओ पी और क्यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ए बी सी डी ई आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। अब मुझे बताइए, ऊपर जो लोग बैठे होंगे वो अपोजिट को मतलब इनको फेस कर रहे होंगे, मतलब इस डायरेक्शन में, और नीचे जो लोग बैठे होंगे वो इस डायरेक्शन में। तो नीचे का डायरेक्शन आप क्या ले लीजिए? साउथ। और ऊपर का डायरेक्शन आप क्या ले लीजिए? नॉर्थ। यहां तक क्लियर है? और साउथ को कौन फेस कर रहा है भाई? देखिए, साउथ को फेस कर रहे हैं आपके ए बी सी डी ई। तो साउथ को फेसिंग मतलब ऊपर वाले रो में बैठेंगे ए बी सी डी ई कहीं ना कहीं। और नॉर्थ को कौन लोग फेस करें? देखिए, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं एम से लेके क्यू। तो एम एन ओ पी क्यू ये आपके नीचे बैठेंगे। यहां तक क्लियर है? ऊपर फेस करेंगे नॉर्थ को। ठीक है, तो इतना अगर आपको क्लियर है तो अभी सवाल आगे बढ़ते हैं। 2 people sit between m and p। m और p के बीच में दो लोग बैठेंगे। मुझे पता है कि m और p दोनों नीचे वाले रो में बैठेंगे, लेकिन उनके बीच में दो है तो मैं अभी नहीं ला रहा हूं और थोड़ा आगे पढ़ रहा हूं। पढ़ने से मुझे ये पता चल रहा है कि m sits at one of the extreme ends। कुछ कंफर्म आपको मिला कि m आपका कोई एक एक्सट्रीम एंड में बैठ रहा होगा। एंड में बैठ रहा होगा मतलब या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है। तो अभी अगर हम उसका पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएं कि m या तो यहां बैठ सकता है, नहीं तो कुछ और पॉसिबिलिटी होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। वही चीज को और एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि m को दूसरे एंड में बैठा सके। मतलब m या तो इस एंड में बैठ सकता है, नहीं तो m इस एंड में बैठ सकता है। यहां तक क्लियर है? अब इसे से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको क्या कहा गया था? 2 people sit between m and p। m और p के बीच में दो लोग बैठ रहे थे, तो m उसके एक छोड़ के दो छोड़ के बी कहां बैठेगा? दूसरे, मतलब दो आदमी छोड़ के पी बैठेगा। ये कंफर्म है। अगर एम यहां बैठा है तो यहां पे एक आदमी, दो आदमी छोड़ के यहां पे कौन बैठेगा? पी बैठेगा। यहां तक कंफर्म है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी। मतलब पी का जो इमीडिएट बाजू वाला है वो बी को फेस कर रहा होगा। तो पी के बाजू वाले कौन हो सकते हैं? पी का एक बाजू तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अगर ये वाला बाजू कौन सा पता नहीं, लेकिन जो भी उसके बाजू में बैठा होगा वो कहीं ना कहीं बी को फेस कर रहा होगा। मतलब या तो इस बाजू वाला बी को फेस कर रहा होगा, मतलब बी यहां पे बैठा है, या तो ये वाला बाजू वाला आपका बी को फेस कर रहा होगा, मतलब बी यहां पे बैठा होगा। सिमिलरली नीचे कंडीशन में पी के दो पड़ोस वाले ये है और ये है। अगर ये आपका बी को फेस कर रहा होगा तो बी यहां होगा, अगर ये आपका बी को फेस कर रहा होगा तो बी यहां होगा। सर आप तो हमेशा नीचे लिखवाते तो ऊपर क्यों लिखवाए? क्योंकि बी का पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 2 people sit between B and D। B और D के बीच में दो लोग बैठते हैं, मतलब B के दो प्लेस छोड़ के D बैठेगा। तो अगर B यहां पे बैठा होगा तो उसको अगर दो प्लेस इधर छोड़िए तो यहां पे तो जगह नहीं है, या फिर दो प्लेस इधर छोड़िए यहां पे तो यहां पे भी जगह नहीं है। तो B कभी ये वाला जगह नहीं ले सकता। लेकिन B अगर यहां बैठा होगा तो एक दो दो छोड़ के कौन बैठेगा? D। तो यहां पे मुझे कंफर्म मिल रहा है कि B अगर यहां बैठेगा तो दो छोड़ के D यहां पे बैठ सकता है। अगर यहां पे देखिए B बैठा होगा वाकई में, तो दो छोड़ के इधर जगह नहीं है, या फिर एक दो इधर छोड़ के भी जगह नहीं है, तो यहां पे बी बैठने का चांस ही नहीं है। तो बी अगर यहां बैठेगा तो एक दो दो जो प्लेस छोड़ के कौन बैठेगा? आपका डी बैठेगा। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है कि ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ए और सी जो हैं वो इमीडिएट नेबर्स के किसके हैं? आपस के। मतलब ए और सी एक साथ बैठे होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। अब मुझे बताइए, यहां पे अगर हम ए को बैठाएं तो उसके आसपास और जगह है नहीं, तो ए यहां पे नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर हम बात करें
हैं तो ए और सी ए आसपास बैठे हैं, मतलब ये दो जगह खाली है, मतलब तो यहाँ पे ए बैठ सकता है, यहाँ पे सी, या फिर आपस में उल्टा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों बस एक साथ बैठेंगे, कौन किसके लेफ्ट राइट वो पता नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आपका ए और सी कहाँ कहाँ बैठेंगे, इस जगह में अगर ए बैठेगा तो साइड वाला जगह ऑलरेडी पी ले चुका है, तो ये नहीं होगा, तो कौन कौन जगह, या तो यहाँ पे ए बैठ सकता है, सॉरी नीचे ना, ऊपर होता है ना ए बैठता है, तो यहाँ पे या तो आपका ए बैठ सकता है, यहाँ पे आपका कौन बैठ सकता है, सी बैठ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? और बी और डी का जगह कंफर्म हो चुका है, उनको नीचे ले आइए। ठीक है, ये वाला जगह पोजीशन आपका क्लियर है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है कि सी डज नॉट सिट अपोजिट टू पी, मतलब सी पी के अपोजिट में नहीं बैठ रहा होगा, मतलब सी पी के अपोजिट में नहीं बैठ रहा होगा, तो यहाँ पे आप किसको बैठा दीजिए, ए कंफर्म है, और ए जहां बैठेगा उसके पास में कौन बैठेगा, सी कंफर्म है, तो ये आपका कंफर्म आ चुका है। अब देखिए पी के अपोजिट में आपका सी, सॉरी ये क्लिक हो जा रहा है, पी के अपोजिट में यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा, तो ए यहाँ बैठेगा तो उसके पास में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है वो ए के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, तो पहला फिगर में ए जो है वो साउथ को फेस कर रहा है ना, तो उसका लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में 3 लेफ्ट और जगह है क्या, नहीं, तो और यहाँ पे ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ए के तीसरे लेफ्ट में आपका ई बैठना चाहिए, लेकिन अगर ए यहाँ पे देखें तो ए नीचे फेस कर रहा होगा और ये उसका लेफ्ट डायरेक्शन होगा, पहला दूसरा और तीसरा जगह छोड़ के कौन बैठेगा, ई बैठेगा। यहां पे कुछ कंफर्म आ रहा है। अब लास्ट चीज क्या दिया रहा है, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू जो है वो एन के दूसरे राइट में बैठेगा। अब मुझे बताइए अगर एन यहां पे है तो दूसरा राइट में ऑलरेडी एम बैठा है, नहीं होगा। अगर एन यहां पे बैठेगा तो दूसरे राइट में जगह ही नहीं है, तो एन कहां पे बैठना है, एन अगर यहां बैठेगा तो पहला राइट और दूसरा राइट अगर करें तो क्यू यहां पे बैठेगा। अब नीचे वाले रो में एम गया, एन गया, आपका पी गया, क्यू गया, लेकिन बचा कौन, ओ, तो यहां पे डाल दीजिए ओ। तो अरेंजमेंट आपके सामने अभी क्लियर है क्या, बी ए सी डी ई एन पी क्यू ओ एम, जो कि इस तरह है। अब यहां से आपको सवाल कुछ इस तरह, वंस आपका अरेंजमेंट आ गया, आपको सवाल सॉल्व करने के लिए हलवा चुटकी भर में होगा। कैसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू का इमीडिएट नेबर कौन है भाई, क्यू का इमीडिएट नेबर या तो ओ हो सकता है, नहीं तो क्यू का इमीडिएट नेबर पी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पी तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ओ को पिक कर लीजिए, आंसर हो गया आपका। दूसरा सवाल दिया गया है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, तो अगर ज्ञात होगा आपको डी साउथ को फेस कर रहा है तो उसका राइट डायरेक्शन इस तरफ आएगा, तो उसके राइट डायरेक्शन में कौन है, ये एक, ये दो, ये आपका तीन, तो आपके डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि हु इज फेसिंग पी, भाई पी को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, ये तो पूरा हलवा सवाल है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया, as many people are sitting to the right of A as sitting to the right of O, मतलब ए के राइट में जितने लोग बैठे हैं, किसके राइट में उतने लोग बैठे होंगे। तो मुझे बताइए ए के राइट में कितने लोग बैठे, अकेला बी बैठा है, मतलब एक आदमी बैठा है। अब ढूंढिए किसके राइट में एक बैठा है, तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि डी, तो डी साउथ को फेस कर रहा है, मतलब उसका राइट डायरेक्शन ये है और उसके राइट में 3 लोग बैठे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, कभी ये गलती मत कीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं पी होगा सर आंसर, तो पी के लेफ्ट में एक है, क्योंकि पी नॉर्थ फेसिंग है, तो पी के राइट में कितने, 3, लेकिन आपको राइट में कितने चाहिए, एक चाहिए। तो अभी अगर आप देखें ओ के बाजू में सिर्फ और सिर्फ एम बैठा है, मतलब एक ही लोग बैठा है राइट में, तो ए के राइट में एक बैठा है, ओ के राइट में एक बैठा है, तो अभी यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, ओ। प्लीज यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। सवाल पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट कौन है, तो देखिए बी पी उनके बीच में रिलेशन डायगोनल में बैठे हैं, पी सी तो पी सी डायगोनल में बैठे हैं, क्यू डी तो क्यू डी भी डायगोनल में बैठे हैं, एम ए, अब एम यहाँ है, ए यहाँ है, थोड़ा दूरी बन रहा है तो ऑड लग रहा है, लेकिन ए एन को चेक कर लेते हैं, और ए और एन भी डायगोनल है, मतलब सारे के सारे आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट आपका एम और ए, तो वही हो गया आपका ऑड वन आउट। अब नेक्स्ट जो सवाल है, 5 सवाल सॉल्व करने के बाद ये आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ चुका है, तो कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीख लीजिए। ही विल से का कोड यहां पे दिया गया है 139, से टू हिम का कोड दिया गया है 352, और ही में डू का कोड दिया गया है 879, और आपको कोड पूछा गया व्हाट इज द डेफिनेट कोड फॉर विल, विल का कोड क्या है, तो विल कहां पे है भाई, विल यहां पे है, तो अगर मैं विल का कोड निकालना चाहूं तो मुझे इस स्टेटमेंट में से ही मिलेगा, तो इस स्टेटमेंट में देखिए आपको ही दिया गया है, आपको बस ढूंढिए कि ही कहां पे है, ही ये रहा आपका ही। तो अभी मुझे बताइए पहले स्टेटमेंट में ही कॉमन है और तीसरे स्टेटमेंट में ही कॉमन है, पहले जो कोड्स है 139 और तीसरा जो कोड है
879 उसमें कौन सा कोड कॉमन है भाई 9 का कोड कॉमन है। तो यहां से मुझे पता चल गया भाई ही का कोड कितना होने वाला है 9 होने वाला है। अब नेक्स्ट बात करें तो विल कहीं नहीं लिखा गया, नहीं तो विल को मैं डायरेक्टली ढूंढ लेता, विल नहीं है इसीलिए से है, इसीलिए फिर हम से को ढूंढेंगे कैसे। देखिए पहले स्टेटमेंट में से है और दूसरे स्टेटमेंट में भी से है, और पहले और दूसरे कोड में कौन कॉमन है, देखिए यहाँ पे 1 3 है 9 है, यहाँ पे 3 5 2 है, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, सॉरी 1 को गलती से मार दिया, आपका कौन कॉमन है 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि से का कोड कितना आएगा 3 आएगा। अब जो बचा विल और यहाँ पे बचा कौन 1, तो विल का कोड भाई कितना आएगा, कंफर्म आपका 1 आएगा। ये छोटा सा सवाल था इसीलिए लिखवाए नहीं तो अगर पूरा बड़ा 5 मार्क का सवाल आता तो एक एक कोड हम निकालते, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपके आ गया है, 4 ऑफ द फॉलोइंग, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। इतना मत पढ़िए, बस इतना देखिए कि इनमें से ऑड वन आउट कौन है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से अगर सजाया जाए तो एच आई जे के, यहाँ पे देखिए एच के जे आई जो है यहाँ पे आसपास क्या अल्फाबेट्स है, कैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब आपका पहला जो है एच उसको हम लास्ट को ले लेते हैं, कौन आता है एच के बाद आई, उसके बाद कौन आता है जे, इसके बाद कौन आता है के। तो पैटर्न आपको क्या पता चल गया, एच के बाद मुझे आई लास्ट में लिखना है, फिर आई के बाद जे उसके बगल में, उसके बाद जे के बाद के बगल में। अब देखिए पी लास्ट को चले जाइए क्यू, फिर आइए आर, फिर आइए एस, सही है। ए बी सी डी सही है। एम तो लास्ट में कौन होना चाहिए भाई एन होना चाहिए, तो ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे बस ये ढूंढ लीजिए वी पी क्यू आर एस टी यू वी, आपका वी के बाद वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, तो सारे के सारे पैटर्न सही है लेकिन ये पैटर्न आपका गलत है। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न कैसा होना चाहिए एम, एम के बाद जो आता है एन वो लास्ट में रहेगा, और एन के बाद जो आता है उसके पिछले में ओ, उसके पिछले में कौन रहता है ओ के बाद जो आएगा पी, तो ये होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से, लेकिन ये नहीं है, तो ये आपका हो गया ऑड वन आउट। अब नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस assuming that the given statement to be true, find which of the conclusion among the given conclusions is or are definitely true। इतना मत पढ़िए भाई, एग्जाम दे रहे हैं तो क्लियर आइडिया होना चाहिए किसका सवाल है भाई, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। अब हमने जैसे कि आपको वादा किया था कि इनइक्वालिटी अगर पता नहीं है फिर भी हम आपको समझाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हम आपको इनइक्वालिटी अपने तरीके से समझाएंगे। आप जो भी मेथड फॉलो करते हैं अगर आपको वो सुइटेबल है तो आप वो कीजिए, अगर यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, तो आप मैं जैसे करता हूं, पहला स्टेप आप किया कीजिए, हर चीज हर सिंबल में ग्रेटर नहीं तो ग्रेटर इक्वल इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब पूरा जो सीक्वेंस है उसको या तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, या फिर मैं इतना कह सकता हूं कि ग्रेटर के फॉर्म में रख दीजिए। सर ये क्या है पहले सुनिए उसके बाद बताते हैं। दूसरा देखिए कि जिन जिनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है उनके बीच में सिंबल क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ग्रेटर दिख गया सिंबल तो आपका जो आंसर होगा वो ग्रेटर होगा, इतना बात क्लियर है। अगर आपके पास कहीं पे भी ग्रेटर नहीं है लेकिन ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल है तो आपका आंसर ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। सर ये क्या आंसर क्या लॉजिक, अब देखिए हम जो बताए पहला और दूसरा रूल अब उसी को डालिए। अब देखिए हमने क्या कहा था, हर एक चीज को ग्रेटर में रिप्लेस कीजिए। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये भाई पूरा ग्रेटर के फॉर्म में ही है, उसको और आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, तो रूल वन ऑलरेडी लग चुका है इसमें। अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है आर लेस इक्वल टू ई, अगर आर लेस इक्वल टू ई है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ई ग्रेटर इक्वल टू आर है? सर नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं, देखिए अगर 7 आपका 8 से कम है तो ये लेस सिंबल को ग्रेटर में कन्वर्ट करते ही 8 और 7 अपना जगह बदल देंगे, जैसे कि 8 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, मतलब सिंबल चेंज करते ही वो सीक्वेंस बदल जाता है। तो हमने लेस इक्वल टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटर इक्वल टू, तो आर ई यहाँ पे कितना हो गया ई आर। अब देखिए हमने ई को ई के नीचे रखा, मतलब जो अल्फाबेट्स आपको कॉमन मिले उनके नीचे उनको रखना है। अब लास्ट चीज यहाँ पे क्या कीजिए, ई के पहले यहाँ पे ग्रेटर इक्वल होगा पी होगा, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बस वही है क्योंकि पी उसके पहले आ रहा है कॉमन। तो इतना लिखने के बाद अभी आपको क्या सवाल में पूछा गया, सवाल पूछा गया आर और पी। अब मुझे बताइए आर और पी के बीच में रिलेशन क्या है, हमने क्या कहा था, अगर और तीसरा यहाँ पे बता दें, और सिर्फ आपको ग्रेटर इक्वल मिलेगा तो आंसर आपका ग्रेटर इक्वल होगा। मतलब अगर आप सॉल्व करते करते आपको एक बार भी ग्रेटर मिल गया तो आपका आंसर ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सॉल्व करते हुए बार बार अगर ग्रेटर इक्वल मिल रहा है तो आपका आंसर ग्रेटर इक्वल होगा। अगर आपको सॉल्व करते करते ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल मिल रहा है तो आपका आंसर ग्रेटर इक्वल होगा। मतलब सर अब देखिए पी से अगर मुझे आर तक आना है तो मुझे क्या क्या सिंबल्स देना पड़ता है, ग्रेटर इक्वल टू, और दूसरा सिंबल क्या देना पड़ता है, ग्रेटर इक्वल टू। अगर दोनों जगह ग्रेटर इक्वल टू है तो आंसर आंख बंद करके क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू। ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या होता है, P जो है
वो या तो ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल होगा आर से। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन मुझे पूरा पूछ रहा है क्या आर और पी इक्वल होंगे? ऐसा तो मुझे कोई नहीं बताया, मुझे पता है हो सकते हैं, कंफर्म तो नहीं हो, तो कंफर्म नहीं है तो इसको रॉन्ग कर दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया, पी इज ग्रेटर देन आर, क्या पी आर से बड़ा होगा? ऐसा भी कंफर्म नहीं है, बड़ा भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब अगर दोनों क्रॉस होंगे, याद रखिएगा ये ट्रिक, अगर दोनों आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन सॉरी फॉल्स आ चुके हैं, अब देखिएगा उनके एलिमेंट सेम है क्या? बिल्कुल एलिमेंट सेम है, आरपी आरपी। अब अगर दोनों के एलिमेंट सेम है और दोनों फॉल्स हैं, तब आपका आइदर और का कंडीशन लगेगा। और या फिर इसको अगर आप समझाएं तो देखिए, या तो आर आपका पी से इक्वल हो सकता है या फिर ये पी जो है वो आर से बड़ा हो सकता है। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब यही था ना, तो आपका आंसर आ गया क्या, आइदर और मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल की ओर अगर बढ़े, जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लेस का सिंबल है, इसको तो हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा हमारे ग्रेटर के फॉर्म में है। तो ग्रेटर के फॉर्म मतलब v ग्रेटर देन a ग्रेटर देन t ग्रेटर देन y, इसको लिख दीजिए पूरा कॉपी पेस्ट। अब हमने क्या कहा था, s लेस देन v, तो ये क्या हो जाएगा, v ग्रेटर देन s। जैसे ही आपका लेस सिंबल ग्रेटर में कन्वर्ट हुआ, s के जगह v आ गया, v के जगह s चला गया, यही तो बताए थे। और v को हमने v के नीचे रखा, बस इतना ही करना था। अब यहाँ पे आपको सवाल क्या दिया गया, सवाल जो पूछा गया उसको भी ग्रेटर के फॉर्म में रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, v ग्रेटर y, क्या v ग्रेटर देन y हो रहा है? अब मुझे बताइए v और y, देखिए v और y, हम जब v और y के पास जा रहे हैं तो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, पहला सिंबल आ रहा है ग्रेटर, दूसरा सिंबल आ रहा है ग्रेटर, और तीसरा सिंबल भी आ रहा है आपका ग्रेटर। तो हर एक जगह अगर आपको सिंबल ग्रेटर मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। जैसे कि सर क्या थोड़ा समझा दें, अरे v जो है वो a से बड़ा होगा, a जो है वो t से बड़ा होगा, और t जो है वो y से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है v y से भी बड़ा होगा। तो पहला कंक्लूजन आपका पूरा ट्रू है। यहां तक क्लियर है? अब दूसरा पूरा हमें ग्रेटर के फॉर्म में दिया गया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। a ग्रेटर देन s, क्या a जो है वो ग्रेटर हो रहा है s के साथ? अब यहां से आपको ये बात ढूंढना है कि ये आपके लिए था पहला स्टेटमेंट, ये आपके लिए था दूसरा स्टेटमेंट। अगर दो स्टेटमेंट में अलग अलग जगह आपको ए और एस जिनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है बोला है, वो अगर अलग अलग स्टेटमेंट में है तो उनके बीच में आपका कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर लिंक नहीं है तो आप उनके बीच में कभी रिलेशन बता नहीं सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको और बेहतर से नेक्स्ट सवाल में समझाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेस का सिंबल है, तो उसको उल्टा दीजिए, एफ ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर इक्वल टू के, मतलब सिंबल बदलते ही आपके जगह चेंज होगा, मतलब इस सीक्वेंस को बस उल्टा देना है भाई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा सा स्टेटमेंट है, क्या है यहाँ पे, एफ ग्रेटर इक्वल टू एन, एफ के नीचे एफ लिख दिया, ग्रेटर इक्वल टू एन, ग्रेटर था इसलिए चेंज नहीं किए, और आर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एफ होगा, लेकिन एफ के लिए और दूसरा जगह लिखने की जरूरत नहीं, एफ से आर बड़ा होगा और नहीं तो इक्वल होगा, एफ से आर बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। अब सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में जो पूछा गया उसको भी ग्रेटर के फॉर्म में ले आए, ग्रेटर के फॉर्म में आते ही के इधर चला आएगा, एन इधर चला जाएगा, इतना ही समझा रहे थे। क्या के एन से बड़ा है? अब मुझे बताइए के और एन दो दो अलग अलग स्टेटमेंट में है ना, तो यहाँ पे उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, अगर लिंक नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, आप कभी नहीं बता सकते। यहाँ तक क्लियर है? आर ग्रेटर देन क्यू, क्या आर जो है वो क्यू से बड़ा है? अब देखिए आर से क्यू तक सफर तय करते करते हमारा क्या सिंबल आ रहा है, ग्रेटर इक्वल आ रहा है, नहीं तो इक्वल आ रहा है, और हमने कहा था एक बार आपको ग्रेटर दिख गया मतलब आंसर ग्रेटर ही होगा, मतलब आर ग्रेटर देन क्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो करेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अब नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे कुछ सजाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा देखिए ग्रेटर के फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ई के जो है वो लेस इक्वल टू ई है, तो आप उल्टा दीजिए, ई जो है क्या वो ग्रेटर इक्वल टू के है, वही सवाल रख रहे हैं, बस सिंबल को ग्रेटर के फॉर्म में रख रहे हैं। तो मुझे बताइए ई जो है और के जो है उनके बीच में आपको क्या क्या सिंबल देखने के लिए मिले, ग्रेटर इक्वल टू मिल रहा है या फिर इक्वल टू मिल रहा है। और हमने पूरा क्लियरली आपको स्टार्टिंग में कहा था, कहीं पे भी आपको ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू मिले तो आपका आंसर ग्रेटर इक्वल टू होगा। तो ग्रेटर इक्वल टू होगा तो मतलब यहाँ पे आंसर, ये आपका कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, तो ये आपका पहला वाला ट्रू। अब दूसरा पूछ रहा है क्या डी बी से बड़ा है? अब देखिए क्या डी बी से बड़ा है, तो डी से बी अगर मैं जाऊं तो देखिए डी बी से नहीं,
बी डी से बड़ा होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में अगर मुझे बी और डी के बीच में रिलेशन निकालना है तो देखिए पहले मैंने रखा बी, अब बी से डी को और जाते हुए मुझे एक ग्रेटर मिल रहा है, तो बी जो है ग्रेटर हो जाएगा किससे, डी, क्योंकि एक बार ग्रेटर मिला तो ग्रेटर होगा। सर तो आंसर ट्रू है? नहीं भाई, बी जो है वो डी से बड़ा है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, क्या डी बी से बड़ा है? नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर आपका क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। इतना तक अगर आपको क्लियर आइडिया हो गया, अब हमारे पास एक सवाल है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का या फिर अल्फाबेट सीरीज का। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मिनट, ईच ऑफ विच हैज as many letters between them in the word as in the English alphabet। मतलब मिनट में जो हर एक अल्फाबेट्स आपके हैं उनके बीच में जितने अल्फाबेट्स रहेंगे, क्या इंग्लिश अल्फाबेट्स में उतने ही अल्फाबेट उनके बीच में रहते हैं? सर मतलब समझ नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं कैब, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कैब, कैब में एक ए है और एक बी है, ए और बी के बीच में कितने अल्फाबेट्स है? नो अल्फाबेट्स। और अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज की बात करूं तो ए बी सी डी ऐसा करके जाते हैं ना, ए और बी के बीच में भी नो एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कंडीशन है इंग्लिश अल्फाबेट में भी वही कंडीशन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्हीं तरह के पेयर मुझे ढूंढने हैं। सर वो कैसे ढूंढेंगे? वो ढूंढने के लिए आप सिर्फ इतना कीजिए, मेरे साथ साथ करिए, एम, एम के बाद क्या आता है? एन। तो यहाँ पे अगर एन आता तो मेरा पेयर बनता। सर एन तो नहीं आया, फिर नेक्स्ट क्या जाएगा? एम एन ओ, ओ आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे बस ऐसे चलिए, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। कोई जगह कुछ मिला नहीं? सर क्या ढूंढ रहे पता नहीं चल रहा। अब देखिए आई के बाद जे आना चाहिए, नहीं आ रहा है, के नहीं आ रहा है, एल नहीं आ रहा है, एम नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा फास्ट करते हैं हमारे प्रोसेस को। एन की अगर बात करें, एन ओ पी क्यू, कोई भी नहीं आ रहा है। यू, अगर हम यू की बात करें, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। टी यू यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अब अगर हम ई की बात करें तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, शायद मिलने वाला है ई एफ जी एच और यहाँ पे क्या है? आई। तो ई के बाद हमारा आई आ रहा है पूरा सीक्वेंस के हिसाब से। मतलब ई और आई के बीच में अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट में देखें तो ई एफ जी एच आई, मतलब 3 अल्फाबेट रहने चाहिए। और इस सवाल में भी आपके टी यू एन कितने अल्फाबेट्स है? 3। तो ये हमको कैसे मिला? ये आपको ऐसा मिला, ई एफ जी एच आई, आई आना चाहिए, आई आ गया, तो ये आपका कंडीशन, मतलब ई और आई आपका पहला पेयर बन गया। आई के बाद जे आना चाहिए लेकिन आया एम, तो ये नहीं होगा। अब देखिए टी यू, टी के बाद तो यू आता है, तो ये आपका दूसरा पेयर बन गया। तो टी के बाद यू मतलब दूसरा पेयर बन गया। अब टी यू वी और नहीं है, यू और नहीं है, एन ओ पी और नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस में पता चल जाएगा। और नहीं है तो कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 2 पेयर। ऐसे सवाल आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलेंगे और हमने इसका तरीका आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक और पजल है जो कि फ्लोर बेस्ड पजल मुझे दिख रहा है। देखिए 7 फ्लोर बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 7 पीपल A, B, C, D, E and F and G live in a 7-floor building where the topmost floor is numbered 7 and the bottommost floor is numbered as 1। मतलब एक फ्लोर में रहते हैं कुछ, एक बिल्डिंग में, उसमें क्या क्या फ्लोर है? टॉपमोस्ट फ्लोर 7th होता है, उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके बॉटम फ्लोर आपका क्या होता है? 1। अब यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल आपको हमेशा प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से सजा दीजिए। मैं तो जितना पॉसिबल हो रहा है सीधा सीधा लकीरें खींचता जा रहा हूँ, आप भी अपने रफ नोट्स में सीधा सीधा लकीरें खींचते जाइएगा, ठीक है? तो इतना तक अगर आपका हो गया, ये सीधा नहीं होगा, शायद नहीं हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या क्या है, उन कंडीशन को पढ़िए। 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 आदमी होंगे, तो बी कहीं पे भी हो सकता है और 2 आदमी छोड़ के सी कहीं पे भी हो सकता है। कुछ डेफिनेट नहीं मिल रहा है तो आगे पढ़ते हैं। बी लिव्स जस्ट अबव ए, कुछ तक हद तक डेफिनेट मिल रहा है। क्या? बी जो है वो जस्ट अबव ए के ऊपर रह रहा है, मतलब ए का इमीडिएट ऊपर में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो आसपास ही बैठे हैं भाई, एक के ऊपर एक। यहां तक क्लियर है? ये कुछ डेफिनेट मिला, लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, बी ए बी ए बी ए बी ए कहीं पे भी, तो ये भी हम नहीं बैठाएंगे। कुछ डेफिनेट मिले तब मजा आएगा। नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग अबव ए, कुछ हद तक मिला। क्या? ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, मतलब ए के ऊपर या तो 3 लोग रह सकते हैं, या तो 2 लोग रह सकते हैं, या तो 1 लोग रह सकते हैं, या तो कोई नहीं रह सकता। मतलब ए कहां कहां बैठ सकता है? ये अगर यहां बैठेगा तो उसके ऊपर देखिए 1 2 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर ए यहां बैठेगा तो उसके ऊपर देखिए 1 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर ए यहां पे बैठेगा तो उसके ऊपर 1 लोग बैठ सकता है। अगर ए यहां पे बैठेगा तो उसके ऊपर कोई नहीं बैठेगा। तो सारे के सारे मेरे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं चाहिए।
यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम ये ए मिल गया तो मुझे बताइए बी इमीडिएटली ए के ऊपर रहना चाहिए ना। अगर ए सही में यहाँ पे बैठा होगा तो बी यहाँ पे बैठा होगा, अगर ये यहाँ पे बैठा होगा तो बी यहाँ, यहाँ तो बी यहाँ, लेकिन यहाँ पे भाई बी ए के ऊपर बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये वाला कंडीशन आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो हमने पहला स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, टू पीपल आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में दो लोग रहते हैं, तो बी के ऊपर दो लोग छोड़ के अगर सी रहेगा तो 8th फ्लोर तो नहीं है भाई। अब बी के ऊपर यहाँ पे तो दो जगह ही नहीं है, यहाँ पे भी जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हर जगह सर ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अरे भाई नहीं, अगर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे बैठ सकता है ना, कहीं तो कुछ नहीं किया गया, मतलब बी का एक जगह दो जगह छोड़ के सी यहाँ बैठ सकता है, बी का एक जगह दो जगह छोड़ के सी यहाँ पे बैठ सकता है, एक दो छोड़ के सी यहाँ पे बैठ सकता है, यही आपके कंडीशंस आएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि डी इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड लिव्स इमीडिएटली अबव जी, यानी कि आपका जो डी है वो एक मतलब इवन नंबर फ्लोर में रह रहा है, मतलब या तो वो 6th फ्लोर में रह सकता है, या तो 4th फ्लोर, या तो आपका 2nd फ्लोर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर, ये तो आपको ज्ञात होगा ही होगा। अब आपका क्या कहा गया, एंड लिव्स इमीडिएटली अबव जी, और इवन नंबर फ्लोर के साथ साथ वो जी के इमीडिएट ऊपर रह रहा है, मतलब अगर डी यहाँ पे होगा भाई जी को यहाँ पे रहना है कंफर्म, डी यहाँ पे होगा तो जी को यहाँ पे रहना है कंफर्म, डी यहाँ पे होगा तो जी को यहाँ पे रहना है कंफर्म। अब मुझे बताइए, पहले अगर डी यहाँ पे आप बैठा रहे हैं इन केस, तो उसके नीचे जी बैठने के लिए जगह नहीं, तो ये आपका नहीं हो सकता डी। अब यहाँ पे तो और कहीं पे डी यहाँ पे 4th में नहीं बैठ सकता क्योंकि ए है, डी यहाँ पे 2nd में नहीं बैठ सकता क्योंकि सी है, क्योंकि ये वाला कंडीशन आपका क्लियरली कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपका कैंसिल आउट हो चुका है। सर कैसे, और एक बार बताएं। अब देखिए डी जो है 6th में बैठ सकता है, लेकिन 6th में यहाँ पे बी बैठा है, तो डी 4th में बैठ सकता है, यहाँ पे डी को बैठाने के लिए उसके नीचे फिर जी बैठना है ना, लेकिन उसके नीचे तो सी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, लेकिन डी 2nd फ्लोर में रह सकता है, और डी 2nd फ्लोर में रहेगा तो जी उसके नीचे रहेगा। यहाँ तक कंडीशन क्लियर है। अब डी यहाँ पे 6th में तो ए बैठा है, नहीं बैठ सकता, डी यहाँ पे 4th में तो सी बैठा है, नहीं बैठ सकता, तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ पे बैठ सकता है। इतना तक क्लियर है। F is not living on फ्लोर नंबर 5, F जो है वो फ्लोर 5 में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे तो बैठने का चांस ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी F नहीं बैठेगा। लेकिन इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपके दो जगह खाली है, अगर F यहाँ पे नहीं बैठेगा तो F कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो A B C D कौन छूटा है, E, तो E ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अगर इस कंडीशन की बात करें F यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, मतलब इन दोनों जगह में कहीं बैठेगा, लेकिन उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया गया। लेकिन यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया, एफ इज लिविंग अबव ई, तो लास्ट अरेंजमेंट आपने जो बनाया है बना के खुश मत हो जाइए, क्योंकि एफ जो है वो ई के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ जो है वो ई के नीचे, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एफ जो है अगर यहाँ पे बैठेगा तो ई अगर यहाँ पे बैठेगा तो एफ ई के ऊपर भी आएगा, और सारे के सारे आपके कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो आपका जो अरेंजमेंट वो कुछ इस तरह आ गया है, एफ बी ए ई सी डी जी, एफ बी ए ई सी डी जी आ गया आपके सामने पूरा डायग्राम। अब यहाँ पे आपको सवालों का जवाब देना है, जैसे कि हु इज लिविंग अबव बी, भाई बी के ऊपर कौन रह रहा है, एफ रह रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया, F1 आप सॉल्यूशन पा गए, मतलब और कुछ नहीं। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, देखिए ए और डी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, दो लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, दो लोग हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया, as many people are living above E as living below, मतलब E के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं कौन से आदमी के नीचे उतने लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ई के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3, तो मुझे देखना है कि किसके नीचे 3 लोग रह रहे हैं, तो नीचे के 3 हिसाब अगर मैं लगा के ऊपर वाले जाऊं तो वही ई तक पहुंच रहा, मतलब ई एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। ये देख के मत डरिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। फाइंड द ऑड वन आउट, अब ऑड वन ढूंढने के लिए देखिए एफ बी देखिए आजू बाजू पूरा एक के बाद एक, ए ई भी आसपास, ए बी आसपास, डी ई, अब देखिए डी और ई के बीच में सी आ रहा है, मतलब यही हो गया आपका ऑड वन आउट। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी, सी के इमीडिएटली बिलो कौन रह रहा है, भाई डी रह रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया, डी। अब आपके सामने आ चुका है पजल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको रीजनिंग में माना जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है, सिलोजिज्म। ठीक है, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट सिलोजिज्म पे आते हैं। और सिलोजिज्म को सॉल्व करने का अगर मुझसे आप पूछें अच्छा तरीका, तो मैं बताऊंगा आपको वेन डायग्राम। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है वो मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम यूज करना एक बार अच्छे से सीख जाए तो सवालों का जवाब डेफिनेटली आपका आएगा, और वो भी जल्दी आएगा। तो वेन डायग्राम को जितना दूर तक समझा सकते हैं आज समझा रहे हैं आपको, बस
मतलब जुड़े रहिए, देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल दिया गया है ओनली ए फ्यू लैंप्स आर बॉटल्स। तो इसका वेन डायग्राम क्या करना है, आपके कुछ लैंप से हैं जो कि बॉटल्स हैं। तो ये सपोज आपका लैंप है, तो ये आपका सपोज बॉटल है। सर ऐसे क्यों बना है, क्योंकि आपके ये लैंप में कुछ बॉटल कॉमन होने चाहिए, तभी जाके आपका क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ओनली फ्यू लैंप्स आर बॉटल्स। कुछ आपके लैंप्स हैं जो बॉटल होने जरूरी है, इसीलिए वेन डायग्राम को ऐसा बनाया गया। नो बॉटल इज शिप, कोई भी बॉटल आपका शिप नहीं हो सकता, तो नो बॉटल इज शिप। तो ये है आपका मास्टर डायग्राम, यानी कि स्टेटमेंट डायग्राम जिसको कहा जाता है। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको इन कंक्लूजन्स का आंसर देना है कि क्या ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। अब मुझे बताइए, आपका पहला कंक्लूजन क्या दिया गया, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए बस एक ही चीज माइंड में रखिए कि जो वो कंक्लूजन पूछ रहा है, मुझे बस मतलब मरते गिरते पड़ते उस कंक्लूजन को गलत प्रूफ कर देना है। वंस मैं गलत प्रूफ कर दूंगा तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं भाई ये गलत है, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया है। लेकिन अगर मैं गलत प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके पीछे का रीजन सोचें आप कभी। अगर आप किसी चीज को गलत ठहरा नहीं पा रहे हैं, तो वो वाकई में क्या होना चाहिए, सही होगा। तो यहाँ पे आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उस चीज को गलत प्रूफ कर दें। अगर आप गलत प्रूफ कर रहे हैं तो गलत हो गया, लेकिन अगर आप गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज ट्रू होगा, इसीलिए आप गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। तो मुझे क्या करना है, ये पूछा है कि कुछ ऐसे शिप होंगे जो कि बिल्कुल लैंप नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं नहीं, आपके सारे के सारे शिप लैंप हो सकते हैं, तो आपका ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो अगर मैं सारे के सारे शिप को लैंप कर दूं, तो अगर मैं सारे के सारे शिप को लैंप के अंदर ले आऊं, तो अभी मुझे बताइए आपका कंडीशन अभी क्या हो गया। तो लैंप आपके कुछ होंगे बॉटल, तो देखिए, और यहाँ पे आपका पहला कंडीशन क्या है, कुछ लैंप आपके बॉटल होने चाहिए, हो रहे हैं। कोई भी बॉटल आपका शिप नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब क्वेश्चन आपका जो है अभी भी बरकरार है। लेकिन आपने इस कंक्लूजन को गलत कैसे कर दिया, आपने सारे के सारे शिप को लैंप प्रूफ कर दिया। अगर इस स्टेटमेंट को मैं गलत ठहरा सकता हूं, तो ये वाकई में गलत है। यहां तक क्लियर है, धीरे धीरे समझिए। इस ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको दिया गया कंक्लूजन, ऑल लैंप्स कैन नेवर बी शिप्स। सारे लैंप्स आपके कभी शिप नहीं हो सकते। अब मैं अगर ये प्रूफ कर दूं नहीं सारे के सारे लैंप शिप हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे लैंप को शिप कर दूं, मतलब सारे के सारे लैंप को शिप के बीच ले आऊं, और आपके कुछ लैंप आपके क्या होने चाहिए, बॉटल होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जा रहा है, अब देखिए सारे के सारे लैंप शिप आपने कर दिया, और कुछ कुछ लैंप्स आपके बॉटल होने चाहिए वो भी कर दिया। लेकिन सवाल में दिया गया था नो बॉटल इज शिप, मतलब कोई बॉटल आपके शिप नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट आपका है, ये लैंप में भी आता है, शिप में भी आ जाता है और बॉटल में आ जाता है। मतलब आपके अगर ये वेन डायग्राम आप बना दें, तो कुछ बॉटल आपके शिप बन जाते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन को गलत कर देता है। मतलब ये वेन डायग्राम कहीं ना कहीं गलत है। मतलब आप इस स्टेटमेंट का अलग मतलब अपोजिट प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अगर आप इसका अपोजिट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू। मतलब आपका जो आंसर क्या होगा, पहला गलत दूसरा सही। ये आपका लास्ट सवाल, वीडियो को ज्यादा लंबा खींचते नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लास्ट सवाल पे आते हैं आज का। यहाँ पे पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अच्छे से। देखिए, ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स, मतलब सारे के सारे बैम्बूज जो होंगे वो सारे के सारे आपके स्टिक्स होने कंपलसरी है। तो सारे के सारे बैम्बूज को हमने रख दिया स्टिक्स में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नो बैम्बू इज डिश, मतलब कोई भी बैम्बू आपका डिश नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है, कोई भी बैम्बू आपका डिश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया, नो स्टिक इज ए डिश, कोई भी स्टिक आपका डिश नहीं होगा, ऐसा कुछ मायने नहीं है। अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं ऐसे कि मतलब ये रहा आपका बैम्बूस, ये रहा आपका स्टिक्स, और यहाँ पे ये रहा आपका सपोज डिश, तो यहाँ पे कुछ डिश आपके स्टिक्स हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो बम्बूज और डिश नहीं होंगे वो भी कंक्लूजन सेटिस्फाई मतलब स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव है। मतलब इस स्टेटमेंट का अपोजिट मैं प्रूव कर पा रहा हूं इस वेन डायग्राम से। तो इसको मैं अगर अपोज कर पा रहा हूं, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे सवाल क्या दिया गया, सम स्टिक्स आर डिशेस, आपके कुछ स्टिक जो है वो डिशेस होंगे। अब मुझे बताइए, कुछ स्टिक अगर डिशेस होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, डिशेस और स्टिक्स क्या एक साथ है, नहीं। तो ऐसा भी मायने नहीं है कि सारे कुछ ना कुछ आपके स्टिक और डिश होंगे, तो ये आपका भी क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ पे सर क्या लगा देंगे, नाइदर लगा देंगे क्या, नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। अब जब जैसे हमने इनइक्वालिटीज में आइदर और का कंडीशन पढ़ा था, तब हमने क्या कहा था, आप बस देखिए कि दोनों गलत होने चाहिए, गलत है। दोनों में एलिमेंट स्टिक डिश
स्टिक डिस एलिमेंट्स भी बराबर। एक इनइक्वालिटी का सवाल आज ही करवाए हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब तब जाके आपका कहीं ना कहीं आइदर और का सवाल आ सकता है। हम ये मतलब गधों की तरह नहीं कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आइदर और होगा, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे हम बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम समझाएंगे कि आइदर और का कंडीशन वाकई लग सकता है। अब देखिए, आपका पहला कंक्लूजन दिया जो गया है, वो पहला कंक्लूजन दिया गया है, कोई भी स्टिक आपके डिस नहीं होंगे, ऐसा मायने नहीं है। कुछ ना कुछ आपके स्टिक डिस होंगे, ऐसा भी कुछ मायने नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से, अगर बेवकूफों की तरह छोड़ के अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाऊं, या तो आपके कोई स्टिक डिस नहीं हो सकते, या तो आपके कुछ ना कुछ स्टिक डिस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, आइदर और। लेकिन अगर इसको ट्रिक के हिसाब से देखें तो दोनों आपके रॉन्ग होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब आपका क्या आता है, आइदर और कंडीशन। तो अगर यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो प्लीज मुझे बेझिझक कमेंट करके बताइए, नहीं सर समझ नहीं आया, उसके ऊपर हम डिटेल वीडियोस लाएंगे। और अगर कुछ नया चीज आप पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो में जो आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कुछ और नया चीज आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे सवाल हम वहां पे दे रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस वहां पे करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।